और कहा जाता है कि मैगनीज के किले से विशाल सेना लेकर निकला मान सिंह, और मान सिंह यहां से आ गया यहां पर मांडलगढ़ के अंदर। कहां पर आ गया? मांडलगढ़ के अंदर आ गया विशाल सेना लेकर। अकबर कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। और मान सिंह सेना लेकर, संपूर्ण सेना लेकर कहां पर आ गया? बड़े बड़े योद्धा इनके साथ हैं, अभी उन सभी का जिक्र करेंगे। मांडलगढ़ के अंदर आ गया। महाराणा प्रताप को यह खबर मिल गई कि मान सिंह विशाल सेना लेकर कहां पर पहुंच चुके हैं? मांडलगढ़ के अंदर पहुंच चुके हैं। महाराणा प्रताप भी कहा जाता है उस समय गोगुंदा में थे। कहां पर थे? गोगुंदा के अंदर थे। तो महाराणा प्रताप ने भी गोगुंदा के अंदर अपनी सेना को क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। गोगुंदा के अंदर सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और कहा कि गोगुंदा पहुंचने का इशारा दिया जाए। बड़े बड़े सरदार अपने दल बल सहित गोगुंदा पहुंचने लगे। गोगुंदा पहुंचने लगे। ठीक है। इधर कहा जाता है मान सिंह यहां पर कम से कम मांडलगढ़ में 2 माह रुके। कितने माह? 2 माह तक रुके मान सिंह के क्या पता महाराणा प्रताप इस युद्ध को टालने के लिए क्या कर ले, भाई संधि कर ले या कोई प्रस्ताव भेज दे या ये युद्ध ना हो। 2 महीने तक मान सिंह ने मांडलगढ़ के अंदर इंतजार किया। जब 2 महीने तक भी कोई गतिविधि नहीं हुई, तब आखिर तय कर दिया गया कि अब युद्ध होना निश्चित है। और मान सिंह आगे बढ़े और अपना दूसरा पड़ाव डाला गया भूलेला गांव में। कहां पर? हाँ, भूलेला गांव के अंदर दूसरा पड़ाव डाला गया। भूलेला गांव के अंदर, भूलेला गांव, ठीक है, भूलेला गांव आया हुआ था खमनोर के पास। कहां पर आया हुआ है? खमनोर के पास आया हुआ है। तो भूलेला गांव के अंदर मान सिंह ने अपना दूसरा पड़ाव डाल दिया। समझ में आ गो। इधर महाराणा प्रताप गोगुंदा के अंदर हैं, अपने सरदारों से बात की। अब जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ेंगे तो महाराणा प्रताप की तरफ से भी कोई सेनापति होगा। तो महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का सेनापति बनाया, सेना का सेनापति बनाया। उनका नाम था बैरम खां सूर। बैरम खां सूर, ठीक है, बैरम खां सूर। ये सूरी वंश से था और बैरम खां सूर। अब देखो कितनी अजीब बात थी। आज तक जितने भी हमने युद्ध पढ़े, आज तक जितने भी इतिहास पढ़े, उन सभी में से ये युद्ध बड़ा अनोखा था। ये युद्ध बड़ा अनोखा था और राजस्थान का इसीलिए कहा जाता है, इसी युद्ध का जिक्र किया जाता है जब भी पढ़ा जाता है। राजस्थान की माटी का सर्वश्रेष्ठ युद्ध जिस पर पूरे भारत की नजरें थी उस समय कि आखिर होगा क्या। अकबर को पता था युद्ध कभी भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अकबर पहले मेवाड़ पर आक्रमण करके देख चुका था। अगर अकबर को 6 महीने लगे उस किले को जीतने के लिए, तो अकबर को पता था बड़ा विकट युद्ध होने वाला है। इधर महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का सेनापति बना दिया बैरम खां सूर को। बैरम खां सूर, अब देखो, एक मुस्लिम राजा की तरफ से लड़ते हुए आ रहा है हिंदू सेनापति, और एक हिंदू राजा की तरफ से लड़ रहे हैं कौन? मुस्लिम सेनापति। तो एक युद्ध एक तरीके का अपन कह सकते हैं धार्मिक युद्ध नहीं था, बल्कि एक युद्ध था स्वाभिमान का। अकबर पूरे भारत का राजा है और सिंध तक अपनी सीमाओं को बढ़ाए हुए हैं। अकबर के पास एक विशाल साम्राज्य है। सोचो ये तो वो युद्ध हो गया, वो युद्ध हो गया कि भाई कोई भारत का प्रधानमंत्री किसी सरपंच के साथ युद्ध करे। भारत का प्रधानमंत्री किसी सरपंच के साथ लड़े। सरपंच का तो एक छोटा सा गांव है, एक छोटी सी रियासत है। जैसे अकबर तो विशाल क्षेत्र का मालिक था, लेकिन महाराणा प्रताप के पास तो सिर्फ मेवाड़ था। तो ये युद्ध ना रियासतों का था, ना बराबरी का था, ये युद्ध था एक स्वाभिमान का। एक राजा कहता है कि मैं तुझे झुकाकर रहूंगा, और दूसरा कहता है तू मुझे झुकाकर दिखा। हमें मरना स्वीकार है लेकिन झुकना स्वीकार नहीं है। वास्तव में ये एक स्वाभिमान का युद्ध था, एक विचारों का युद्ध था, जो किसी धर्म के नाम पर नहीं लड़ा गया, न सीमा के लिए लड़ा गया। इतिहासकार इस युद्ध का एक ही कारण मानते हैं। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि इस युद्ध का कारण एकमात्र वैचारिक मतभेद था, जहां पर अकबर और महाराणा प्रताप के विचार आपस में मिल नहीं रहे थे, क्योंकि अकबर के पास कुछ ऐसे व्यक्ति थे, जैसे इतिहास के अंदर एक जिक्र आता है कि अकबर के पास 2 बहुत बड़े कवि रहते थे जो राजस्थान से संबंधित थे। एक तो बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ और दूसरे थे दुर्साहड़ा। कौन थे? बूंदी के दरबार से संबंधित थे। बाद में कहा जाता है दुर्साहड़ा चले गए कहां पर? हाँ, तो पृथ्वीराज जब भी मिलते थे अकबर से तो अपने मूंछों पर ताव दिया करते थे। मूंछ और बट देवता
तो अकबर कहता था मजाक मजाक में कि पृथ्वीराज आप किनको सोचकर मुंह छौके बट देते हैं, एक भी कोई ऐसा बताओ जो मेरे अंडर ना हो। भाई एक तो राजा ऐसा बताओ जो मेरे भाई आकर यहां पर सलामी ना लगाता हो, जो हमें आकर, भाई बादशाह को कहा जाता है, एक तबरीज की प्रथा होती थी जिसके अंदर जाकर वहां झुककर बादशाह को सलाम करना पड़ता था, जो भी राजा है, कि एक भी राजा ऐसा बताओ जो हमारे ड्यूटी पर ना आते हो। सारे के सारे राजा तो आते हैं, फिर आप मुंह पर ताव किसकी वजह से देते हो। तब पृथ्वीराज राठौड़ कहते थे कि अगर जिस दिन आपने महाराणा प्रताप को अपने भाई यहां पर बुला लिया, ड्यूटी पर डी के सलाम दुआ करने के लिए बुला दिया, उस दिन मैं मुंह पर बट देना बंद कर दूंगा। तो अकबर कहीं न कहीं चाहता था कि महाराणा प्रताप उनकी गुलामी स्वीकार कर ले। अकबर को मेवाड़ से लेना देना नहीं था, अकबर को आखिर महाराणा प्रताप को क्या करना था, झुकाना था। तो कहा जाता है जब सेनापति बनाया गया बैरम खां को, तो बैरम खां ने एक वादा किया कि महाराणा इस युद्ध के अंदर मैं ऐसा लड़ूंगा कि मरते दम तक मेरे हाथ से कोई शत्रु मेरी तलवार नहीं छुड़ा पाएंगे। यानी आज मेरे हाथों में तलवार ऐसे पकड़ी जाएगी कि मरते दम तक, जब तक मेरे प्राणों में सांस रहेगी, तब तक कोई इस तलवार को छुड़ा नहीं पाएगा। और कहा जाता है युद्ध के अंदर एक दृश्य आएगा जब बैरम खां लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, अभी उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो बैरम खां को महाराणा प्रताप ने क्या बना लिया, अपना सेनापति बना लिया। ठीक है, आखिर कहा जाता है कि भाई वो घड़ी आ गई जिस दिन युद्ध होना था। बताओ हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध देखो, एक डेट तो आती है 18 जून, कुछ इतिहासकार लिखते हैं 21 जून। क्या लिखते हैं? 21 जून 1576, 1576, या तो 18 जून या 21 जून 1576।